हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज़ फॉर क्लास 12th। द चैप्टर नेम इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे ये है आपका इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब। यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कराया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है भाई? अच्छा, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसमें दो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल आइडेंटिकल हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बट ऑफ अपोजिट नेचर, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो प्लेट्स होती हैं, पैरेलल होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, एरिया सेम है इनका, चार्ज भी इन पर सेम है, बस नेचर उसका अपोजिट है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस आती है वो आती है आपकी A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। क्लियर है भाई? अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो गैप है यहाँ पर, इसमें एयर की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी जाए या कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करा दी जाए तो उसकी कैपेसिटेंस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा वो आज के हम टॉपिक में कवर करने वाले हैं। क्लियर है भाई? अब उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और कंडक्टिंग मीडियम पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। यानी जो एक्सटर्नल फील्ड है उसका क्या इफेक्ट है किस पर, डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर पर और कंडक्टर पर किस तरह से डालती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इफेक्ट। तो हम पहले पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ये EF जो लिखा है शॉर्ट में इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है भाई? चलिए देखते हैं किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पर एक्सटर्नल फील्ड का। चलिए मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं यहां पर, इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, यहां पर प्लस प्लस चार्ज है। क्लियर? एक और ऐसी प्लेट है, इस पर चार्ज डेंसिटी आप मान लो माइनस सिग्मा है और इस पे माइनस माइनस चार्ज है। ठीक है भाई? इनके बीच में एयर थी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस से माइनस की ओर चलेगी। आपको पता है यूनिफॉर्म होगी। कैसी होगी? यूनिफॉर्म। प्लस से चलकर माइनस पे खत्म होगी और उसकी जो वैल्यू आती है एयर में वो आती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे? एक प्लेट की वजह से होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बीच में कहीं कोई पॉइंट इमेजिन करें तो इस प्लेट को अगर हम देखें ध्यान से तो इस प्लेट से बाहर की ओर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस है, बाहर की ओर दिखाई डायरेक्शन, पॉइंट को प्लेट से मिलाकर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड दिखा दो डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट को पॉइंट से मिलाते हुए प्लेट की तरफ दिखानी है डायरेक्शन। अगर चार्ज नेगेटिव है तो दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गई। किसी अकेली प्लेट की जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करती। इसीलिए किसी भी प्लेट के आसपास की फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नेट फील्ड, जो कि आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो दो प्लेट्स के बीच अगर एयर है यानी स्पेस है तो और दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम हो तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एक्सटर्नल वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने इसको E नॉट से लिखा हुआ है, ठीक है? ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये फील्ड थी आपकी। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, हेडिंग को, हेडिंग नोट कर लोगे आपने, इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक में बनाऊंगा बीच में अभी यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास जो कि E नॉट है और वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी डायरेक्शन है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। जब यहाँ पर एयर था तो हर पॉइंट पे इतनी फील्ड आएगी और प्लस से माइनस की तरफ आएगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस ऐसे बना देते हैं अगर हम इनके बीच सिर्फ ऐसे एयर होती तो, ये ऐसे होती फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म। लेकिन अब हमने क्या किया, बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। क्या रख दिया?
तो देखते हैं फील्ड की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। क्लियर है? तो ये फील्ड तब की है इन स्पेस, लिख दे रहा हूँ मैं, ये कहाँ पर है, इन एयर या फिर स्पेस में ये फील्ड होती। अब हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा दिया इस जगह पे, ये रेड कलर का बना रहा हूँ मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मैंने इसमें इंसर्ट करा दिया, इस तरह की एक स्लैब है वो इंसर्ट करा दी। क्लियर है भाई? अब क्या होगा, जो डाई इलेक्ट्रिक है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए नॉर्मली जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह से शो होते हैं अगर बाहर फील्ड नहीं है तो, प्लस यहाँ पर और माइनस माइनस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, और दोनों ही चार्ज, वो प्लस और माइनस जो चार्ज हैं उन दोनों के ही जो सेंटर होते हैं वो एक ही पॉइंट पर पाए जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर आता है और शेप होती है स्फेरिकल। ठीक है? तो इसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को बाहरी फील्ड में रख दें तो उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से व्यवहार शो करते हैं जरा आप ध्यान से देखो। तो उसके मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल नहीं रह जाते, फिर वो ऐसे हो जाते हैं, उनका जो प्लस चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और माइनस चार्ज जो है उनका वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। कुछ इस तरह के शेप ले लेते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। क्लियर है भाई? अब ये पोलराइज तो हो गए मॉलिक्यूल्स। पोलराइज होने का मतलब है इनका जो प्लस चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा हो गया और माइनस चार्ज इनका एक तरफ इकट्ठा हो गया। देखिए कैसे दिखाएंगे इस प्लस माइनस को हम। माइनस वाला जो चार्ज है इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लेट पॉजिटिव वाली अपनी तरफ खींचेगी तो सभी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, और प्लस न्यूक्लियस इधर इकट्ठा हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, इस तरह से कहानी हो जाएगी। क्लियर है भाई? ये मॉलिक्यूल सारे इस तरह का शेप ले लेते हैं, स्फेरिकल से बन जाते हैं कुछ इस तरह के। इनका नेगेटिव एक तरफ इकट्ठा और पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से ऐसे हो जाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। अब देखें आप ध्यान से जो मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ इस तरह से और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, आप ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है? अब देखिए ये सारा इफेक्ट आपस में कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का इफेक्ट आपस में कैंसिल, ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल, ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल। इस लाइन के बीच वाले सारे चार्ज आपस में कैंसिल किए जा सकते हैं, सारे के सारे चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये फिर कुछ इस तरह से दिखेगा हमको। फाइनली ये आप चित्र बना लें इस तरह का और इसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं। तो अगर इन सबको मिटा दिया आपस में, इन सभी का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा अपने को फिगर। ये सारा कैंसिल, सब हटा दो चार्ज बीच का, प्लस माइनस आपस में कट के कैंसिल हो गया। और ये वाला जो चार्ज है बहुत दूर है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाएगा इनका इफेक्ट जो है, और कुछ इस तरह से आपका डाइलेक्ट्रिक आपका व्यवहार शो करना शुरू कर देगा। उसका प्लस इस तरफ इफेक्टिवली और माइनस इस तरफ इफेक्टिवली। इस चार्ज को हम बोलेंगे क्यू इंड्यूस्ड। क्या बोलेंगे? क्यू इंड्यूस्ड चार्ज है ये, आई एन लिख दिया है। ये पोलराइज आप बोल सकते हो। ये क्यू नॉट है, जो प्लेट पे चार्ज होगा उसको हमने क्यू नॉट बोल दिया। यहां पर जो आएगा वो क्यू इंड्यूस्ड है। यहां पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी उसको सिग्मा इंड्यूस्ड मान लेना, आई एन से लिख देना। क्लियर है भाई? अब जो अंदर आपका चार्ज है ये अपनी खुद की फील्ड शो करना शुरू करेगा, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ, यूनिफॉर्म इस तरह से। और ये फील्ड आपकी कहलाएगी इंड्यूस्ड फील्ड या पोलराइज्ड फील्ड भी आप इसको लिख सकते हो। आई एन का मतलब इंड्यूस्ड है। क्लियर है? तो ई इंड्यूस्ड, आई एन डी लिख दो आप चाहे तो, ठीक है? इंड्यूस्ड ये इस तरफ आएगी। अब अगर इसके अंदर नेट फील्ड देखी जाए तो भैया जो प्लेट की वजह से फील्ड आ रही है वो ये आ रही है एयर में, वो इसके अंदर से पास होगी और वो होगी राइट वार्ड डायरेक्शन में। और खुद की फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो रही है क्योंकि चार्ज यहां पर बन रहा है, उसकी वजह से आएगी लेफ्ट साइड में। नेट फील्ड जो यहां पर आएगी वो आ जाएगी एक्सटर्नल फील्ड और माइनस इंड्यूस्ड फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड और माइनस इंड्यूस्ड फील्ड।
तो ये नेट फील्ड आती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को किस में रखते हैं, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से फिगर इसका बनता है। इसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है जो खुद की फील्ड इंड्यूस करता है, और बाहर से फील्ड आपकी थी ही एक्सटर्नल। नेट फील्ड जो आएगी वो उनका वेक्टर सम आएगी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बाहर वाली फील्ड और अंदर वाली फील्ड की। तो ये आ जाएगा आपका नेट फील्ड ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। क्लियर है? अब अगर हम देखें यहां से, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है इसका, के, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ऐसे के या फिर एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अगर ये हमें दिया हो तो हम जानते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्लियर है, वो होती है एयर की फील्ड और अपॉन में उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। तो ई नेट इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई के। अगर आपकी दो प्लेट्स के बीच जब एयर थी तब फील्ड ई नॉट थी, तो डाइलेक्ट्रिक के भरे जाने पर जो नेट फील्ड आएगी वो आनी चाहिए ई नॉट बाई के। ये हमने कुलाम्स लॉ में भी पढ़ा था, आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो नेट फील्ड जो किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर पाई जाती है वो हमेशा इतनी पाई जाती है ई नॉट बाई के। और हम जानते हैं, हमने जैसा पढ़ा भी यहाँ, कि जो ई नॉट है वो किसके इक्वल, ई नेट है वो किसके इक्वल है, ई नेट है आपका ई नॉट और माइनस ई इंड्यूस्ड के इक्वल। तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ई नॉट बाई के इक्वल। यहां से अगर हम देखें ई इंड्यूस्ड तो किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। यहां से अगर हम ई नॉट कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 बाई के बराबर आ जाएगी इसकी इंड्यूस्ड फील्ड। तो जो फील्ड इसके अंदर इंड्यूस्ड हुई है वो कितनी है, 1 माइनस 1 बाई के। ऐसे हम इंड्यूस्ड चार्ज भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। अब वो कैसे निकालेंगे जरा आप ध्यान से पूरी बात समझना। क्लियर है भाई? देखिए, जैसे कि हमने इसका 3D फिगर देखें तो प्लेट्स कुछ इस तरह से होंगी ना, ऐसी। ये जो प्लेट्स हैं आपकी वो 3D में कुछ इस तरह से, उनका एरिया मैंने नहीं दिखाया था। अब एरिया इनका मान लीजिए ए है, क्या है, ए, और इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने भर दिया था। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरह से भरा हुआ है, आप इमेजिन करो ऐसा। ऐसे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ था इसके बीच में, और इसकी जो फेसेस है ना, ये इसका भी एरिया ए है, जो सामने इसके पड़ेगा ऐसा। भाई ये इस तरह से बॉक्स टाइप का होगा, ऐसा सामने यहाँ पर जो आएगा तो वो एरिया भी ए है। अगर प्लेट का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ था और इसके इधर वाले फेस पे, ये वाले फेस पे इंड्यूस हुआ और इधर वाले फेस पे इंड्यूस हुआ चार्ज। तो अगर हम बोलते हैं कि इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्यू इंड्यूस्ड है, या जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा इंड्यूस्ड है, तो हम जानते हैं, अभी मान लो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा इंड्यूस्ड है, इसका भी एरिया ए ही है, तो है भाई यहाँ पर जो एरिया है। तो अंदर वाली जो फील्ड आएगी, यहाँ वाला चार्ज डेंसिटी ये भी एक प्लेट की तरह व्यवहार करेगी, यहीं पे चार्ज मान लो आप इस जगह साइड साइड में, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर ई नॉट किसके इक्वल आएगा, ये इनका चार्जेस, यहाँ पर सिग्मा नॉट मान लो। इस चार्ज को आप, इस चार्ज को आप सिग्मा नॉट से लिख दो, यहाँ पे ये सिग्मा नॉट है और ये सिग्मा नॉट है माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिग्मा नॉट, जो बाहर फील्ड थी। तो बाहर वाली फील्ड क्या हो जाएगी भैया, सिग्मा नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सिग्मा इंड्यूस क्या आ जाएगा, सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 बाई के। और हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा क्यू इंड्यूस्ड अपॉन में एरिया। अब चूंकि स्लैब का एरिया और इस प्लेट का एरिया सेम ही लिया मैंने, जो आगे फेस आ रहे हैं दोनों का एरिया भी आपस में कट जाएगा। जी आ जाएगा। जो इंड्यूस चार्ज हुआ है वो ये है, और जो बाहर चार्जेस थे प्लेट पर जिनकी वजह से ये इंड्यूसिंग चार्ज है, जिसकी वजह से चार्ज आ रहा है, ये इंड्यूस्ड है और ये इंड्यूसिंग है बाहर वाला। तो प्लेट के चार्ज की वजह से इस पे चार्ज आता है इस तरह से।
तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब हम बाहरी फील्ड में रखते हैं, दो प्लेट्स के बीच मान लीजिए आपने इस तरह से रख दिया, तो इसके अंदर की जो फील्ड होगी वो बाहर वाली फील्ड का 1/k टाइम्स होगी नेट फील्ड। नेट फील्ड को फिर हम ऐसे लिखते हैं, तो ई इंड्यूस्ड केवल जो अंदर अंदर आई है वो इतनी है, जो बाहर बाहर है वो इतनी है। दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो E0/k आएगा। ध्यान रखना, रिजल्ट आएगा E0/k, नेट फील्ड जो इसके अंदर आएगी। ये केवल इंड्यूस्ड है और वो केवल एक्सटर्नल है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा नेट फील्ड, जो कि E0/k के बराबर पाई जाती है। फिर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इसके बराबर पाया जाएगा। ये कहाँ से आया है? ये कूलाम लॉ से हम पहले जानते हैं। अगर किसी मीडियम में फील्ड E0 थी, सॉरी स्पेस में फील्ड E0 थी, तो अगर वहाँ पर हम मीडियम लगा देंगे तो वहाँ की फील्ड E0/k टाइम से आती है। क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन ये बोलती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की डेफिनेशन यही बोलती है। तो ई नेट होनी चाहिए E0/k के बराबर। वहाँ से हमने इंड्यूस निकाल दिया, इंड्यूस चार्ज निकाल दिया। तो भाई इंड्यूस चार्ज हम निकालना सीख गए, कैसे निकलता है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब का कैसा बिहेवियर रहेगा इसी फील्ड में, और फिर डेरिवेशन कर लेंगे फटाफट। कैपेसिटेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब का बिहेवियर, किसमें? बाहरी फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंडक्टिंग मीडियम है उसका बिहेवियर कैसा है, तो जरा आप ध्यान से देखो। फिर आपने क्या करा, दो प्लेट्स इमेजिन कर ली, इस पे तो प्लस प्लस चार्ज ले लिया, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी ले ली। इधर भी ऐसे ही आपने एक प्लेट इमेजिन कर ली, इसकी माइनस सिग्मा ले ली चार्ज डेंसिटी, या आमने सामने फेस है इनके। क्लियर है? और बीच में आपने इस बार कंडक्टिंग मीडियम को रख दिया। कंडक्टिंग मीडियम को आपने बीच में रख दिया। अब देख कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डाइलेक्ट्रिक में नहीं होते थे। तो यहां पर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये प्लेट सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ खींच लेती है। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स का शेप ऐसा नहीं होता। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहां पे फ्री होते हैं, जो एटम से बाहर होते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींच लिया जाएगा। यहां पर आ जाएगा बहुत सारा माइनस माइनस चार्ज, और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा भाई? प्लस चार्ज। किसी भी कंडक्टर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो होती है इन्फिनाइट, और इसके अंदर जो नेट फील्ड पाई जाती है वो होती है जीरो। नेट फील्ड क्या पाई जाती है भाई? जीरो, किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, बाहर की जो प्लेट्स हैं उनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट थी, ये माइनस सिग्मा नॉट। तो मैं आपको बता दूं जितनी इसको रिक्वायरमेंट है प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स की, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, कोई संख्या की कमी नहीं है। जितना इसको माइनस इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है प्लस चार्ज, तो सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ ये। तो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होता है एग्जैक्टली इसके बराबर ही हो जाता है, ना कम ना ज़्यादा। तो जो फील्ड आती है बाहर से ई इंड्यूस्ड, और एक बाहर फील्ड होती है ई नॉट। ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से तो ई नेट किसके बराबर आएगा? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, तो हर बार वैसे ही रहना है। ई नेट चूंकि जीरो है तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो भैया ई इंड्यूस्ड है वो क्या है? ई नॉट के बराबर है। अंदर वाली जो फील्ड आती है एग्जैक्टली बाहर वाली फील्ड के बराबर होती है। दोनों फील्डों का सब्ट्रैक्शन जो आता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए नेट फील्ड जीरो आती है। तो कंडक्टर के अंदर दो फील्ड दोनों अपोजिट और बराबर होती है, इसलिए नेट फील्ड क्या आती है? जीरो आती है। ई इंड्यूस्ड आ गई जीरो, तो सिमिलरली आपका जो क्यू इंड्यूस्ड है, सिग्मा इंड्यूस्ड है, वो किसके बराबर आएगा? सिग्मा नॉट और क्यू नॉट के। तो यहां पर जो चार्ज आएगा एग्जैक्टली इस चार्ज के बराबर होता है, ना कम ना ज्यादा। तो किसी भी कंडक्टर में
अगर उसको बाहरी फील्ड में रखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरफ इकट्ठे हुए हैं उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा प्लेट के चार्ज के बराबर आएगा जो एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये चार्ज और ये चार्ज एक्चुअली बराबर होता है। और डाइइलेक्ट्रिक में ये वाला चार्ज थोड़ा सा कम होता है हमेशा, इससे जो क्यू इंड्यूस होता है वो क्यू इंड्यूशन से कम होता है इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, और इन केस ऑफ कंडक्टिंग मीडियम इट इज सेम एज दैट ऑफ ऑन द प्लेट। तो ये हो गया भैया कंडक्टिंग स्लैब का बिहेवियर किसमें, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने क्या सीखा, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर फील्ड जीरो होती है और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर होती है ई नॉट बाई के, जो नेट फील्ड है वो उसकी बात कर रहे हैं। अब हम इसको रखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में, एक बार तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब और एक बार कंडक्टिंग स्लैब, और देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor on inserting dielectric slab between the plates। चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार आप जरूर ध्यान से देखें और इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे बन जाएंगे तो उनको भी आप ध्यान से देखें। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या थी, एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, जिस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, क्लियर। यहाँ पर एक और प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, इस पे चार्ज माइनस 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 है। कुछ थिकनेस में, पूरे में नहीं, कुछ थिकनेस में हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराया है, टी थिकनेस की, या डी मान लो, डी नहीं टी मान लेते हैं इसको, टी थिकनेस की डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी मैंने, थिकनेस मोटाई इसकी टी है, और जो ये दूरी थी प्लेट्स के बीच की वो डी थी। क्लियर है भाई। ये आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के ऑफ दैट मीडियम। जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने इंसर्ट कराया इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। यहां पर जो नेट फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, ई नॉट बाई के, और जो बाहर फील्ड होगी वो कितनी होगी, यहां पर ई नॉट होगी और यहां पर भी क्या होगी, ई नॉट होगी। इस तरह से ये एयर है आपके पास, यहां पर भी क्या है, एयर है टी थिकनेस में, केवल डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में टी थिकनेस में, बाकी में बची एयर है। तो पार्शियली इंसर्ट कराया मैंने नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें कैपेसिटेंस निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आएगी। देखिए पहले निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कैसे निकलेगा, मैं आपको बता दूं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई दोनों के बीच की दूरी, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। क्लियर है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, देखिए भाई एयर में तो ई नॉट है और अंदर ई नॉट बाई के है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फिर यूनिफॉर्म है, ये अलग है, ये अलग है और ये फिर सेम है, ये और ये सेम है, ये अलग है, लेकिन यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है और यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है। तो एयर में फील्ड यूनिफॉर्म है और इसके अंदर यूनिफॉर्म है, दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एयर की वजह से कितना डिफरेंस आएगा वो देखेंगे, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां से यहां तक का और प्लस यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो, इनका डिफरेंस निकाल दो, फिर पोटेंशियल का, फिर इनका डिफरेंस निकाल दो पोटेंशियल का, और फिर इसका और इसका डिफरेंस निकाल दो, यहां से यहां तक का निकल आएगा। दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये प्लस ये, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच आएगा वो प्लस इन दोनों पॉइंट्स के बीच प्लस इन दोनों पॉइंट्स के बीच।
नेट इन दोनों के बराबर आ जाएगा वो। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से आप, एयर कितने में फैली है, एयर की फील्ड क्या है भैया ई नॉट, और एयर की जो एयर में पॉइंट्स के बीच की दूरी देखी जाए तो वो आ जाएगी डी माइनस टी। क्यों, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी डी है और टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो बाकी बची दूरी किसकी है, एयर की तो है, प्लस ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के इसके अंदर की फील्ड और मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस टी। तो ये जो बता रहा है केवल इतना डिफरेंस पोटेंशियल का, फिर ये और ये मिला के इसके बराबर है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से ई नॉट कॉमन ले लो, ये आ गया आपका डेल्टा वी, या केवल आप वी से भी लिख सकते हो इसको। नाउ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू किसी एक प्लेट का चार्ज, भाई प्लेट का चार्ज काउंट होता है इसमें, ध्यान रहे आपको, इसका नहीं, इंड्यूसिंग चार्ज नहीं, तो किसी एक प्लेट का चार्ज Q और अपॉन में, और सिर्फ उसकी वैल्यू लेते हैं, माइनस नहीं लेते इसमें कैपेसिटेंस में, और अपॉन में डेल्टा वी। ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, प्लेट का एरिया ए था और चार डेंसिटी सिग्मा थी, और अपॉन में डेल्टा वी क्या आ जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दो प्लेट के बीच जो एयर में फील्ड आती है वो हम जानते हैं कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एयर हो और दो प्लेट हो तो ई नॉट कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर फील्ड 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ ई नॉट है, मतलब एयर वाली है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका फाइनल, C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया और अपॉन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट के प्लेस पे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा, C आपके पास आ जाएगा हिसाब से एप्सिलॉन नॉट एरिया और अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यह है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ये कैपेसिटेंस का आपके पास फॉर्मूला है। अब देखते हैं, एज के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब जो के होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है सभी मीडियम्स के लिए, ठीक है, सबसे छोटा होता है वो स्पेस के लिए जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 आती है, और सभी मीडियम्स के लिए के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो अगर के आपका 1 से बड़ा, यहाँ तक आप नोट कर लें, अगर आपका जो के है वो 1 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के वो क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, किससे, डी से, सॉरी छोटा आ जाएगा। क्यों, डी में से टी को तो माइनस किया है और के की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये चीज़ 1 टी से छोटी आएगी, टी बाई के टी से छोटा होगा, टी घट रहा है और टी बाई के जोड़ रहा है। जैसे डी को मान लो आप 10 और टी को मान लो आप 5 और के को मान लो आप 2, यहाँ वैल्यू रख के देखो, आपको सेटिस्फाई वो मिलेगा, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई आप हो जाओगे। हाँ, ये वैल्यूज जो हम बता रहे हैं वही यहाँ बता रही हैं। 10 माइनस 5 प्लस 5/2 क्या होगा, स्मॉलर देन आया किसके, 10 के, देखो चेक करके आप आएगा भी, क्योंकि टी बाई के जो होगा वो टी से छोटा हो जाएगा, जब के की वैल्यू 1 से बड़ी है, जो घट रहा है वो बड़ा है, जो जोड़ रहा है वो छोटा है, मतलब डी से छोटी वैल्यू आएगी ये। और अगर ये डी से छोटी वैल्यू आएगी तो हम जानते हैं जब एयर थी तब कैपेसिटेंस क्या थी, सी नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, और अब कैपेसिटेंस क्या है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्लियर है। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो सी क्या आएगा, सी नॉट से बड़ा आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सी है वो बढ़ गया है किससे, पिछली बार से। तो हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराने के बाद। क्लियर है भाई,
सी ज़्यादा आती है। ये सी नॉट एयर जब थी इसके बीच तब की कैपेसिटेंस है और सी अब वाली कैपेसिटेंस है। एयर जब होती है तो हम जानते हैं, इसको हमने प्रूफ किया है ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन में डी के बराबर, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं ये चीज़। चलिए तो भाई ये बात हमने सीख लिया। अब इसका एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस देखिए क्या है। स्पेशल केसेस में क्या करोगे आप, अगर हम पूरी तरह से कंप्लीटली इंसर्ट करा दें किसको, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, इसके अभी हमने पार्शियली कराई थी, कुछ हिस्सा एयर छोड़ दिया था, अब हम पूरे ही हिस्से में क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराने वाले हैं इसके बीच, पूरा ये पूरा हिस्सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया हमने ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली फिल्ड इन द स्पेस ऑफ प्लेट्स, बिटवीन द स्पेस ऑफ प्लेट्स, तो टी बराबर डी हो जाएगा इस बार। और टी बराबर जब डी होगा तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, टी को भी डी लिख देते हैं, प्लस डी बाई के, तो यहाँ से डी से डी कट जाएगा, तो के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आ जाएगी, नई कैपेसिटेंस जो है। ठीक है। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ये आंसर आता है। हम कह सकते हैं अब की बार जो कैपेसिटेंस आएगी वो एयर वाली कैपेसिटेंस का के टाइम्स है, क्योंकि ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन में डी को हम बोलते हैं एयर वाली कैपेसिटेंस, जब प्लेट्स के बीच में एयर थी। ठीक है। तो अभी जो आएगी नई कैपेसिटेंस वो जाएगी के टाइम्स ऑफ एयर वाली कैपेसिटेंस। कंप्लीटली फिल कराने पे आपके पास ये आंसर है, और पार्शली फिल कराने पर पिछला वाला आंसर जो मैंने लिखा हुआ था। तो ये तो आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराने पे क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कराने पे क्या होता है। effect on कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा हुआ है, ऑन इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कराने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं इस बार क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। वही दो प्लेट्स ले ली, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। डेरिवेशन बिल्कुल पिछली बार की तरह ही रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं आएगा इसमें। अब की बार जो हम यहाँ पर भरेंगे स्लैब वो है कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर हम जानते हैं फील्ड नेट क्या होती है, जीरो। कितनी होती है भाई, जीरो। इसके अंदर नेट फील्ड जीरो होती है, और जो बाहर फील्ड होगी वो तो ई नॉट होगी, एयर वाली। इसकी थिकनेस पिछली बार की तरह टी मान लो और इसकी थिकनेस डी मान लो। डेरिवेशन में खास फर्क नहीं है, बिल्कुल वही डेरिवेशन कॉपी करना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, डेल्टा वी कैसे निकलेगा। एयर की थिकनेस देखो, एयर की थिकनेस है डी माइनस टी, जितनी दूरी में एयर फैली हुई है, और एयर में जो फील्ड है वो ई नॉट है, तो एयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल आएगा। प्लस कंडक्टिंग स्लैब की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उसकी फील्ड जीरो है और मल्टीप्लाई टी, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा सीधे सीधे, ई नॉट डी माइनस टी। और एयर में जो फील्ड आती है दो प्लेट्स के बीच, यहाँ माइनस सिग्मा है, दो प्लेट्स और दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम हो और उनके बीच एयर हो, तो जो फील्ड आती है उसको बोलते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, उसको हम ई नॉट से करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये आ गया भैया आपका डेल्टा वी। नाउ कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी अब,
कैपेसिटेंस जो सी है आपकी ये आ जाएगी चार्ज अपॉन में डेल्टा भी। चार्ज किसी एक प्लेट का, अब किसी एक प्लेट का एरिया हमने ए मान लिया है, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी थी, थिकनेस टी है जो कंडक्टिंग स्लैब है उसकी। चार्ज आपका आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई एरिया, और डेल्टा भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी, यह आपकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। क्लियर है भाई? अब ये वाली कैपेसिटेंस भी एयर वाली कैपेसिटेंस से तो ज़्यादा ही है। जब दोनों प्लेट्स के बीच में एयर थी तब कैपेसिटेंस सी नॉट थी, तो जो अब कैपेसिटेंस है वो पिछली बार से ज़्यादा आ रही है। मतलब जब एयर थी तब की कैपेसिटेंस और जब कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कराई तब की कैपेसिटेंस में जो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कराने के बाद वाली कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा होगी एयर वाली कैपेसिटेंस से। तो यहाँ पर भी इंक्रीज करती है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज जब हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कराते हैं किसमें, उनकी प्लेट्स के बीच की जगह में। अब इसका स्पेशल केस देखो, अगर T बराबर D हो, मतलब पूरी जगह में, इसकी पूरी जगह में हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करा दें प्लेट्स की, तो क्या होगा। अब अगर कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कराएंगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला जो है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, उसी में T की वैल्यू D पुट करेंगे तो C आ जाएगा कितना आपका, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस D, जो कि हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 0, जो कि हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। कैपेसिटेंस आपकी इन्फिनाइट हो जाएगी। और ये जब कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इन्फिनाइट होगी तो वो बहुत सारा चार्ज एक साथ स्टोर कर लेगा और डैमेज भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, एक साथ बहुत सारा चार्ज, भैया कैपेसिटेंस इन्फिनाइट हो गई है, इसका मतलब क्या, ये एक साथ बहुत सारा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और जब बहुत सारा चार्ज कोई कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है बहुत शॉर्ट टाइम में, तो उसमें क्या होता है, स्पार्क यानी आग लग सकती है उस कैपेसिटर में और वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, हीट की वजह से, बहुत सारे चार्ज की वजह से हीट बनेगी और हीट की वजह से पिघल कर मेल्ट होकर खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्लैब इंसर्ट कराते हो तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप पूरी इंसर्ट कराते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर कंडक्टिंग स्लैब अगर आपने पूरे ही जगह में इंसर्ट करा दी तो कैपेसिटेंस इन्फिनाइट हो जाएगी और ये खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे नहीं, इस वाले केस को हम कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करते। इससे क्या है, ये खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है तुम्हारा जो कैपेसिटर है वो। तो ये था भाई आज डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कराने पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। इसके पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर सभी की कैपेसिटेंस पढ़ ली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगा आज के वीडियो लेक्चर के बाद, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वो रहेगा आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और वहां से आपके बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनना शुरू होंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के और नीट लेवल के भी। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के आगे वाले टॉपिक्स के साथ।